Good morning, everyone. Today we are going to learn about electromagnetic waves. Electromagnetic waves are the waves which are produced by accelerated charge. They have perpendicular electric and magnetic field. Okay, so this chapter is a very easy chapter, theoretical chapter, and a very scoring chapter. But it has a limitation, that is, it has lots of formulas. So if you remember all of them, then you are good to go. Sorry for the inconvenience. Let's get started with the chapter. I'll first give you the definition of electromagnetic wave. It is a wave which is produced by accelerated charge. So when the accelerated charge or magnetic dipole, they move with some speed, okay, speed से move करते हैं, तब वो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्हें कहा जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. तो यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, आप देख सकते हो. अगर ये जो है डायरेक्शन आपके, एज यू कैन सी, if z is the direction of propagation of the wave, okay, z is the direction of propagation of wave, then it will produce a perpendicular magnetic field and perpendicular electric field. So but just remember this formula. Just remember how we represent the electromagnetic wave. So light is an electromagnetic wave. ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. लेकिन जब पुराने पुराने टाइम में, जब थोड़े सालों, बहुत सालों पहले, लोगों को लगता था कि लाइट सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिस्ट करता है, बट नहीं, लाइट में वेव नेचर भी होता है. और यहाँ पे हमने प्रूव किया था उसको वेव ऑप्टिक्स में. सो लेट्स गेट इन फ्रंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ईएम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ईएम वेव इन फ्री स्पेस मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. ईएम वेव्स को तुम अभी फ्री स्पेस वैक्यूम में रखते हो तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल से वो मूव करेगा, विच इज 3 into 10 की पावर कितनी है बताओ, मेरे को बताओ तो जल्दी बताओ. 10 की पावर 8 होती है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. लेट्स गेट. सो ये 10 की पावर 8 की स्पीड से मूव करते हैं. मीटर पर सेकेंड इनवर्स इनका यूनिट है, आप जानते ही होगे. सॉरी फॉर द रफ राइटिंग, मेरे को ऐसे पसंद नहीं है इस पे लिखना, लेकिन समझाने में तो आपको मजा आता होगा. मैं समझने में, मेरे तुमको मजा आता है, समझाने में मेरे को मजा आता है. सो लेट्स गो. ईएम वेव ट्रांसमिट एनर्जी, जाहिर सी बात है, जब हम एक्सेलरेटेड चार्ज मूव करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ये आपको मालूम होगा पहले से ही, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के उसमें आता है, लिमिटेशंस में भी आता है. सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटेड चार्ज, एज मैंने कहा था. एक और इसका होता है मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेलरेटेड चार्ज ही कंसीडर करते हैं, तो डाइपोल भी एक्चुअली है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट थ्रू फेज स्पेस, वैक्यूम के थ्रू भी मूव कर जाता है, विदाउट मीडियम के भी मूव कर लेते हैं, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है ज़्यादातर. और द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम. दोनों इक्वल एनर्जी मतलब शेयर करते हैं, देते हैं. हाँ, in EM wave, electric field is perpendicular to B, which are both perpendicular to the direction vector, which is propagation vector of the wave, which is Z. So we can conclude that E is also perpendicular to B. Speed of EM wave, it is given by the formula of V equal to 1 upon root of mu into E. एप्सिलॉन होगा, सॉरी, इधर एप्सिलॉन होगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये एप्सिलॉन होगा. सो एप्सिलॉन नहीं है. एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, विच इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. कम्यूटिविटी होता क्या है, हमको ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती, कम्यूटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बताता है कि अगर मीडियम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा. और परमिटिविटी इसका सेम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए. अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मीडियम रखता है तो वो कैसे उसकी तरफ रिएक्ट करेगा, वो इसके लिए बोलते हैं म्यू, परमिबिलिटी. अगर यही चीज़ हम इसको वैक्यूम में मूव करते तो इनकी वैल्यू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाती है. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, देख सकते हो यहाँ पे. एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space and mu naught is the permeability of free space. So C, तो यहाँ पे V की जगह पे C आ जाता है, which is 3 into 10 raised to 8 की पावर. आप जानते ही होगे, अभी तक तो समझा दिया हूँ मैं, तीसरी बार बता रहा हूँ, तो समझ लो 3 into 10 की पावर 8, ठीक है. तो 3 into 10 की पावर 8 इसकी स्पीड होगी, मीटर पर सेकंड में यूनिट रहेगी. हाँ, सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे म्यू नॉट 4 × 10⁻⁷ है और एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻12, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. स्पीड ऑफ लाइट, आफ्टर दिस होल कैलकुलेशन वी गेट दैट 3 into 10⁻⁸. और जो लाइट है वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग थिंग है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. देन कम्स मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी सुनो. एम्पियर सर्किट लॉ पहले आया था, एम्पियर जी ने हमको लॉ दे दिया था, जिसका मतलब था सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी थ्रू अ डीएल लेंथ एलिमेंट इज गिवन एज म्यू नॉट आई. तो इसमें एक चीज थी कि इन्होंने कंसिडर क्या किया था, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ही कंसिडर किया था. अब क्या किया मैक्सवेल ने, क्या किया, उन्होंने एक सर्किट फॉर्म की, ठीक है. उसमें क्या था, सर्किट में क्या था, एक कैपेसिटर भी रखा था और वायर्स भी थे. तो उनका मानना था कि अगर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है
तो प्लेट्स के बीच में तो करंट फ्लो कर रही है, बिकॉज जब प्लेट के बीच में अगर फ्लो नहीं करेगी तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? लेकिन सर्किट कंप्लीट हो रही थी, इसका मतलब इसके बीच में भी करंट फ्लो करी थी, जिसको एम्पियर जी ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, अपने फॉर्मूला में डाल दिया। तो क्या क्या मैक्सवेल जी ने इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम किया दिया। सो अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, so you can define it as displacement current is the current flowing through the plates of capacitor। ठीक है, तो ये कह सकते हो, नहीं तो यू कैन से दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वेरिंग टाइम के साथ जब वेरी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो फॉर्म होता है। तो उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला में चेंज ला दिया, म्यू नॉट इंटू आई सी, विच इज आई सी यहाँ पे कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ओरिजिनल जो करंट होता है वायर के जो थ्रू में, और आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मैंने अभी भी बताया है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करोगे टाइम के साथ आपको ये मिलेगा। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लेते हो इस पे, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई फाई यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ई इंटू डी एस। सो अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, ई को बाहर निकाल के क्या लिख सकते हो, डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हो, तो एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एस बाई डी टी हो सकता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आईडी और आईसी दोनों एक साथ मिलकर कंटिन्यूस मोशन फॉर्म करते हैं, और इंडिविजुअली ये कंटिन्यूटी शो नहीं करते। अगर इसको एक एक मतलब मैक्सवेल ने अगर सिर्फ आईसी कंसिडर किया था तब वो कंटिन्यूटी नहीं शो कर पा रहे थे, लेकिन जब आईडी आ गया तो कंटिन्यूस मोशन में आ गए। तो इसका आखिरी में फॉर्मूला बनता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। फॉर्मूला है surface integral of b through a length element is given as mu naught into ic plus epsilon naught d phi e by dt, which is also can be written as uh, I D, which is displacement current। मैक्सवेल ने थोड़े से इक्वेशन दिए थे विच डिफाइन द सर्टेन लॉज, ऑल द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। इसके साथ अगर हम लॉरेंस फोर्स को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा ईएम जो वेव्स का थियरी है ना वो दे देता है। तो सबसे पहला है इन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विल गिव यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं देखा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था आई थिंक मेरे हिसाब से, तो इसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं, गॉस थ्योरम। और बी डॉट डी एस, अगर किसी सरफेस इंटीग्रल में मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए तो उसका जीरो आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी गिवन एज डी फाई डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट डी एस। अगर बी डॉट डी एस बी बाहर निकालते तो डी डी एस बी इंटू डी एस बाई डी टी हो जाएगा। ये बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव डी बी डी बाई डी टी। सो दिस विल बिकम आई डी। ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा था, बस यहाँ पे लिखने का तरीका बदल गया है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। आगे लॉरेंस फोर्स, दिस इज द फोर्स which is basically the sum of force exerted by electric field and force exerted by magnetic field। तो आप जानते हो जब force exerted by electric field is given by q into e and force exerted by magnetic field is given by q vb sin theta। तो वही हमने जब ऐड किया तो vb sin theta को हमने v क्रॉस b लिख दिया और e को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। Then we come to the representation of a wave, Ez equal to Ez naught sin omega t by s। ये जनरल वेव की तरह इसको हम डिनोट करते हैं, और ये जो वैल्यू होती है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो मैक्स होता है। सेम बी को कर सकते हैं, बट याद रखना ये एक्स इसीलिए क्यों लिया पता है, जेड, जेड इसका डायरेक्शन है। सो जेड के पर्टिकुलर एक्स या वाई होगा, तो यहाँ पे एक्स लिया तो एक्स मान सकते हो आप अपनी मर्जी। तो यहाँ पे ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द के की फॉर्मूला होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है, और ये 2 पाई न्यू होता है। तो अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो भी हमको सी मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसमें स्टार तो नहीं मानूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, ई एम वेव स्पेक्ट्रम दिस वाज गिवन जब हमने कई रेस का नोट किया था सब कुछ, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नोट करने के बाद हमको ये मिला था। तो इसका एक निमोनिक होता है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी बना देता हूँ मैं, एक बढ़िया सी गाड़ी बना दी, ले क्या टैंकर बना दी, छोड़ेगा, गाड़ी वाली एक्सयूवी वाली है, एक्सयूवी ऐसे करके याद रखना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीका है। तो इसका है क्या, गाड़ी एक्सयूवी वाली आए बड़ी महंगी रेट पर, ठीक है। तो गाड़ी होता है जी विल डिनोट गामा रे, एक्स विल डिनोट एक्स रेज, यू विल डिनोट यूवी रेज वाली, यूवी एक्सयूवी वाली, विजिबल रेज आई, आई मतलब इंफ्रारेड, महंगे महंगे माइक्रोवेव, रेट रेडियो वेव, पे रेट पे पावर वेव। सो गाड़ी एक्सयूवी वाली आई बड़ी महंगी रेट पे, तो ये तरीका है उसको याद करने का। होप यू लाइक इट। देन वी कम थ्रू एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आंसर तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दिस इज द एनर्जी गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है हाफ ई नॉट
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी। अगर हम डीवी को यहाँ पे मूव करते हैं तो ये यू ई अपॉन यू हो जाता है, तो ये एनर्जी डेंसिटी बन जाता है। सो वी कैन राइट यू एज यू capital U upon volume V. So that is basically the potential energy per unit volume. सेम अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहेंगे तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बस बी और म्यू नॉट का आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट डीवी हो जाएगा। हाँ, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, देखो फॉर्मूला में बताया था मैंने अभी ये, जब हम टोटल कंसीडर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर डीवी को नीचे लेके आएंगे, तो हमको एनर्जी डेंसिटी का जो ओवरऑल फॉर्मूला मिलेगा वो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाय द वे। बाद में रिप्रेजेंटेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। फिर एवरेज लेने का, जब हम साइन स्क्वायर का एवरेज ले लेंगे इन दोनों में के इस कंसीडर में, तो वो हाफ आ जाएगा। सो द टोटल एवरेज energy density will become 1 upon 4 epsilon naught e naught square plus 1 upon 4 epsilon u mu naught which is mu naught b naught square। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट सा मिलता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मतलब मज़ा आ जाता है, क्वेश्चन ईजी बन जाते हैं इससे पूरे। और ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं किया है, बी नॉट की वैल्यू यहाँ से ऐड कर दिया, बस आ जाएगा आप तुमका आंसर। हाँ, इधर क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी है, बस आगे आंसर देखा। सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है यहाँ पे, मैंने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल गेट एट लास्ट। देन वी कम अक्रॉस एनर्जी डेंसिटी। हाँ, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डोनेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विच इज डोनेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा इक्वल होगी। जैसे कहा था मैंने पहले कि एनर्जी दोनों इक्वली देते हैं, तो यहाँ पे एवरेज जो वैल्यू आती है एनर्जी डेंसिटी की, वो ये आती है। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो यहाँ पे हमको एवरेज जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये मिलेगा, फॉर्मूला देख चुके हैं यहाँ पे, बस इधर क्या सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा किया गया, टू इंटू करके बना दिया, इजी हो जाए हमारे लिए। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर आ जाएगा। इंटेंसिटी, इस पार्ट में मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फॉर्मूलेस बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, देख लो यहाँ। सो दिस इज अ कंडक्टर, यू कैन से दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है, मैं वापस ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ तुमको, ठीक है। ये लेट्स कंसीडर दिस एज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जिसकी जो ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो, और इसका लेंथ जो है एल मान लो, ठीक है, ठीक है, लेंथ को एल मान लिया। सो आप जानते हो लेंथ कैन बी रिटर्न एज स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे वही किया है, स्पीड इनटू टाइम की तरह लिखा है, सी इंटू डेल्टा टी। तो सी की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि टी की वैल्यू कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो वो डिस्टेंस भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा, तो टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं एनर्जी की, पहले पोटेंशियल एनर्जी। सो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द होल थिंग, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, डिस्टेंस जो भी एल भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमको फॉर्मूला आता है एनर्जी डेंसिटी इंटू ए इंटू सी डेल्टा टी। अब वही जब क्या करते हैं हम, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको अगर हम ए डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, और तो फिर हमको फॉर्मूला ये मिलता है यू ए वी इंटू सी। तो सी इंटू एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है, अरे दिख तो रहा है यहाँ पे, आई होता है। एंड सो इंटेंसिटी इज बेसिकली द, मतलब किस 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 जोर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी जगह पे आ रहा है, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। सो आई इज इक्वल टू यू ए वी इंटू सी, आई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ म्यू नॉट वी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। तो बेसिकली उसने कुछ नहीं किया, यूएवी की जो है फॉर्मूला डाल दिया है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और फिर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स। मोमेंटम अगर किसी भी वेव को मूव कर रहे हैं, अगर वो वेव कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका मोमेंटम यू हो जाएगा, और अगर वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो टू यू बाई सी, सॉरी म्यू बोल रहा हूँ, यू इधर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, फॉर्मूला लगा देना, सब्स्टिट्यूट कर लेना। एटमॉस्फेयर ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये 300 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड होता है। सबसे पहला लेयर ट्रोपोस्फियर का होता है, जिसकी हाइट 12 किलोमीटर पे हो जाती है। फिर स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर इतना इंपॉर्टेंट लेयर है कि इधर से सारे जितने भी प्लेन्स मूव करते हैं इसी एरिया से मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। मेसोस्फियर 50 टू 80 किलोमीटर है, और आयनोस्फियर सबसे ऊपर आता है। सो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज, ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज एज वी मूव अप, इसीलिए जब हम किसी बड़े मतलब माउंटेन में जाते हैं तो हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका मेन रीज़न यही है, ठीक है, रीज़न इसका यही है।
तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स आर क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे ईएम वेव्स के प्रॉपर्टी दे रखे हैं। ये बेसिकली समरी है पूरे लेसन का, मैं एक पेज में आपको बता सकता हूँ। ट्रांसफर तो ई इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू जेड। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू जेड, ये कंक्लूड कर सकते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि सब एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रांसफर नेचर का इनका होता है। अगर कोई मीडियम आइसोट्रोपिक है, ठीक है, तब उसमें सी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम में। बट अगर फ्री स्पेस में है, तो सी की वैल्यू ली जाएगी वहाँ पर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आइसोट्रोपिक मीडियम है जहाँ पे थोड़े से मीडियम में चेंजेस हैं, तो v इक्वल टू वन अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो म्यू कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, म्यू कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये लिख सकते हैं। और सेम एप्सिलॉन कैन बी रिटर्न एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर होगा, माफ करना है तो मिस्टेक है, ध्यान से देख लें। सो म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ permeability, sorry, relative permeability, and epsilon r is रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसको आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स में, तो याद रखना। तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू होती है, हमने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है, हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन को अलग कर दिया, तो ये सी हो गया। तो वी की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। और दैट कैन बी रिटर्न एज सी अपॉन एन, यहाँ पे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो जिस भी मीडियम का एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे अभी वाटर है, वाटर से ज़्यादा वाटर से ज़्यादा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो जब वाटर से ग्लास में मूव करेगा, मतलब लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, एज यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी डिक्रीज करेगी, ठीक है, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो अगर वही, अगर हम रेयर टू डेंसर में जाए तो स्पीड डिक्रीज करेगी, और डेंसर टू रेयर में जाए तो स्पीड इंक्रीज करेगी। म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, देख सकते हैं आप, ले लिया। फिर पॉइंटिंग वेक्टर आता है, एस से डिनोट किया जाता है। इसकी जो फॉर्मूला होती है, ई क्रॉस एच होता है, यहाँ पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एच होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आपने आप मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा होगा। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया प्लस सेकंड डेल्टा टी। तो ये क्या बेसिकली बताता है, इसका यूनिट देख लो पहले, वेबर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन बनाता है। किस चीज़ का डायरेक्शन, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बस उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली इट्स लाइक अपॉन ई अपॉन मतलब ये हो गया ना, ई एनर्जी, एनर्जी हमें मतलब ई के यू भी लिख सकते हैं, यू अपॉन डेल्टा ए डेल्टा टी। कुछ ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, हाँ, ये बेसिकली डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफर्स हिंड्रेंस टू द वेव प्रोपगेशन, जाहिर सी बात है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो ये वेव को हिंड्रेंस देगा, डायरेक्टली उतनी स्पीड से मूव करने नहीं देगा। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेव इम्पेडेंस बोला जाता है, इसको डिनोट किया जाता है जेड से। तो इसका फॉर्मूला ये है, ई अपॉन एच, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, फिर हमको ये इक्वेशन मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर वैक्यूम। इसकी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है, 376.6 ओम होता है। ई अपॉन बी को जब हम लिखते हैं ऐसे, तो ई अपॉन म्यू नॉट आ जाता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पे हम इक्वेशन बैठाते हैं, फिर हमको ये आखिरी में आता है विच इज इक्वल टू सी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए सी आता है, अगर कोई म्यू ई आता तो वी आ जाता। तो यहाँ से एक और इक्वेशन होती है, ई इक्वल टू बी इंटू सी, और ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी। फिर हमने वापस रिवाइज किया है एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी थी ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो यही फॉर्मूला इधर आ जाएगा। सॉरी, माफ करना, तो थोड़ा सा स्लिप हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो द फॉर्मूला विल बिकम हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, हाफ, और इसके बाद हाफ वापस आएगा, तो 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट एच नॉट स्क्वायर। म्यू नॉट स्क्वायर का तुम सोच रहे हो म्यू नॉट स्क्वायर कहाँ गया, जिस हमने स्क्वायर किया है, तो ये कैंसिल हो गया उसके साथ, ठीक है। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। हाँ, अगर मीडियम में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो इसे मीडियम में रखा है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसे करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा किसी मीडियम में 1/2 म्यू बी स्क्वायर।
टोटल इनका एडिशन कर देना है, ऐड करके आ जाएगा। दिस इज वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट कर लो यार। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किया था, ठीक है, और फिर यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट सेम बी के साथ होगा। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस करेंगे तो उसका वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम आएगा। Radiation pressure, this is the pressure exerted by electromagnetic field when it flows from one medium to another medium। किसी मीडियम में फ्लो कर रहा है तो वो जो एनर्जी, जो रेडिएशन जो दे रहा है, तब वो जो प्रेशर उस पर अप्लाई करेगा किसी भी मीडियम पे, वो इससे दिया जाता है फॉर्मूला से, P इक्वल टू एस अपॉन सी फॉर एनी एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो इसकी वैल्यू जो वो ना बहुत छोटा होती है, इसलिए मैं इसको डेल्टा से डिनोट करता हूँ। बहुत छोटी वैल्यू होती है, बिकॉज रीजन क्या है, सी की वैल्यू कितनी बड़ी है भाई, देखो 3 × 10⁻⁸ कितना बड़ा वैल्यू है। अगर सी इतना बड़ा है तो पी की वैल्यू जाहिर सी बात है इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये ओवरऑल बहुत छोटी होती है, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता कि हम पे रेडिएशन प्रेशर पड़ रहा है। अगर अगर सच में अगर पड़ रहा होता तो हम सन से जो भी यूवी रेज आती तो हम पे पूरे तो दब रहे होते, ऐसा नहीं होता ना, पूरा प्रेशर से दब रहे होते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सी की वैल्यू बहुत बड़ी है और उसके कारण ये ओवरऑल वैल्यू जो छोटा हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर वो सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो 2s/c आती है। 2s/c क्यों करते हैं, देखो सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, अगर सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरफेस एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो वो वापस उसको उसी सेम डायरेक्शन में छोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को। तो इसलिए पी इक्वल टू 2s/c, वहाँ पे एस पॉइंटिंग वेक्टर मैंने आगे पहले ही समझा दिया है आपको। फिर हमें वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स, बी इक्वल टू बी नॉट के एक्स में, ये फेज डिफरेंस होता है, ये जो भी एंगल आता है फेज डिफरेंस होता है, और ये होता है एम्पलीट्यूड वैल्यू विच इज द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन ऑकर, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2πf आता है और 2π किसी बुक्स में 2πf दिया है, किसमें 2π। तो न्यू जो होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। के इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो न्यू है फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इंटेंसिटी ऑफ साइनोसाइडल वेव, ईएम वेव, इज डिफाइंड एज एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर वन साइकिल। समझो, अगर पॉइंटिंग वेक्टर एक डायरेक्शन में अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू किसी टाइम के थ्रू ले लें, जब सर्कल एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ईएम वेव का, जब उसका हम एवरेज वैल्यू लेंगे पॉइंटिंग वेक्टर का, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो एस का जब एवरेज लेंगे, ये जो है एस के आगे मैंने एवरेज ले लिया पॉइंटिंग वेक्टर का, तो हमको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो कर रहा है, ठीक है, साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडल मतलब जिसका ग्राफ साइनोसॉइडल मतलब साइन की तरह होता है। तो अगर वेव अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी उसका क्या हो जाएगा, बेसिकली वो एवरेज वैल्यू हो जाएगी। पॉइंटिंग वेक्टर है, डिफाइंड है ना, मतलब ये बेसिकली आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, ओवर वन साइकिल, ठीक है। सो आई थिंक मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया कम से कम टाइम में, बड़े से बड़े तरीके में। मैं मानता हूँ थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, लेकिन आई थिंक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ चुके हो, आपको समझ आना चाहिए जल्दी से। तो आई थिंक इट्स ओके फॉर टुडे गाइस। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट PYQs लगा लेना अच्छे से, आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि आखिरी बहुत सालों में मॉडर्न फिजिक्स का क्रेज बढ़ चुका है और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और इसके क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आते आते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। तो चलो, यहाँ पे मैंने एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले भी 2 चैप्टर अपलोड रखे हैं, आपका देखना है तो ये देख सकते हैं। तो इट्स योर फ्रेंड, इट्स योर गाय नील, साइनिंग आउट फॉर दिस वीडियो। पीस आउट, स्प्रेड पीस, और पढ़ाई करो, रुकना नहीं है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ पढ़ाई, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि तुमको टीच कर रहा हूँ, मैं तुमको टीच कर रहा हूँ तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मेरे को भी अच्छा लगता है जब टीच कर रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, देख रहे हो ना। कभी कभी मैं बीच में रुक रहा हूँ, इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, मेरे को चीज़ें समझ आ रही है, मेरे को क्लियर हो जा रही है हर चीज़। तो फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, मैं मानता हूँ मैथ्स बहुत टफ है, मेरे को भी टफ लगता है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे। फिजिक्स की जय हो। चलो, सो लेट्स गो, बाय बाय, पीस आउट।